सिंह खर्रा मौजूद है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो जनता ये भी पूछेगी सर हम तो आप दोनों जगह आपको ला दिया है तो आपने क्या किया। जावर सिंह जी मैं आपको ये 3 महीने के बारे में पूछूं, लोकसभा का चुनाव है हालांकि, लेकिन कई बार आपसे भी सवाल जनता करेगी कि सर आपने 3 महीनों में क्या किया कि हम दोबारा आपके सांसद को चुने। देखिए, सरकार को बने 3 महीने कुछ दिन हुए। राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जितने भी वादे उनको पूरा करना शुरू कर दिया। ERCP का समझौता हो गया, यमुना जल का समझौता हो गया, पेपर लीक मामले में SIT का गठन हो गया, गैंगस्टरों के खिलाफ SIT का गठन हो गया, किसानों को सम्मान निधि में 2000 रुपये की वृद्धि कर दी। 2000 रुपये की वृद्धि अगले साल अप्रैल के बाद होगी और फिर 2000 रुपये फिर अगले साल में होंगे। 6000 भारत सरकार देगी, 6000 राजस्थान सरकार देगी। फसल के समर्थन मूल्य में गेहूं में 150 रुपये की वृद्धि राजस्थान सरकार ने कर दी। 450 का सिलेंडर कर दिया। जितने वादे किए थे उनमें से आधे से ज़्यादा वादे हमने शुरुआती 3 महीने में राजस्थान सरकार ने भजन लाल जी के नेतृत्व में पूरे कर दिए। एक तस्वीर जो इन दिनों में देखने को मिल रही है, कांग्रेस ने 3 सीटें गठबंधन में दी है, एक साथ ही कहीं उनके प्रत्याशी जैसे राजसमंद में सुदर्शन सिंह रावत ने मना कर दिया। मैं आपकी क्योंकि शेखावाटी के लिए इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि ब्रजेंद्र ओला को काफ़ी मजबूत तो मान रहे थे, लेकिन कल उनका ये बयान आना कि मैं खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। प्रताप सिंह खाचरियावास जो जयपुर से प्रत्याशी बनाया, सुनील शर्मा का टिकट काटकर वो भी ये कह चुके मैं प्रत्याशी नहीं लड़ना चाहता था। तो ये क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, किस रूप में आप इसको देखते हो? देखिए, 2014, 2019 और 2024 लोकसभा के चुनाव राष्ट्रवाद के भाव पे लड़े जा रहे हैं और जो समझदार कांग्रेसी नेता हैं उनको सबको पता है कि उनकी पार्टी किस तरह की राह पर चल रही है। अभी संदेश खाली का जो खुलासा हुआ, किसी राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं हुई कि वो खुलकर उसके खिलाफ कोई बयान दे सके। अभी एक दुर्दांत अपराधी की हृदयघात से उत्तर प्रदेश में मौत हुई, सारे विपक्षी दल मिलकर उसका महिमंडन करने में लगे हुए हैं। तो क्या भारत की जनता इन बातों को समझती नहीं है? और उन समझदार नेताओं को ये पता है कि भारत की जनता इन सारी बातों को समझती है, इसलिए वो चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे और नए लोगों को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन मजबूरी में पुराने नेताओं को बहुत जगह चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि पार्टी का आदेश था, पार्टी को जिंदा रखना है। यहाँ की बात कर लें, यहाँ गठबंधन का चुनाव है और सीकर की राजनीति अपने आप में बड़ी टफ भी रहती है और कहीं ना कहीं कई दिग्गज यहाँ आए, दिग्गजों को यहाँ मुँह की भी खानी पड़ी, संसद में भी पहुँचे, खुद देवीलाल यहाँ से सांसद रहे हैं। तो ये जो सियासी जमीन सीकर की है, इस बार क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन को सीट दी है, अमराराम को मैदान में उतारा है, वो भी CPIM के बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस और दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये समीकरण उनके लिए फायदेमंद और होगा, आपकी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, वामपंथियों के लिए फायदेमंद रहेगा, कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा। आप पिछले 5 चुनावों में कांग्रेस और वामपंथ दोनों ने चुनाव लड़े, दोनों के मत मिला लो और बीजेपी के जो मत मिले उनमें से घटा दो, फिर भी भारतीय जनता पार्टी विजय पथ पर तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या सोचते हैं आप 2024 के ऑल ओवर राजस्थान की बात कर लें, आपसे क्या रिजल्ट नजर आ रहा है आपको? देखिए, राजस्थान में हम 25 सीटें जीत रहे हैं। 3-4 सीटों पे हम ये मानते हैं कि विपक्ष सामूहिक रूप से हमें टक्कर देने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक नहीं पाएंगे। मैं और सवाल करना चाह रहा था क्योंकि इन दोनों बयानबाजी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार विपक्ष पार्टी बयानबाजी कर रहे हैं, आप भी बयान दे रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जो ये महंगाई है देश में उसके लिए आपने क्या किया, और भी वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, विकास का आपसे हिसाब मांग रहे हैं, आपने विकास क्या किया। तो इन मुद्दों को लेकर आप विपक्ष को कैसे काउंटर करोगे? महंगाई 2004 से 2014 के आंकड़े उठा लो और 2014 से 2024 के आंकड़े उठा लो, आज वो सबसे ज़्यादा रसोई गैस के सिलेंडर पे चिल्लों को करते हैं। कांग्रेस के शासन में आज सिलेंडर जितने का मिल रहा है उससे ज़्यादा कीमत थी और उस पर 1000 रुपये ब्लैक और दिया जाता था। आज आप गैस बुक करवाते हो और शाम तक गैस का सिलेंडर आपके घर पे पहुंच जाता था। कांग्रेस के राज में 2004 से 2014 में
आज आप बुक करवाते थे और 3 महीने बाद सिलेंडर आपके घर पे आ पाता था, इसलिए आपको ब्लैक में खरीदना पड़ता था। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर एक वो आपने एसआईटी गठन किया, पिछली बार 17 के आसपास एग्जाम हुए, 27 लाख युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ, इसको लेकर आपने एसआईटी गठन कर दिया, लेकिन कानून व्यवस्था क्या नहीं लगता खर्रा साहब आज भी एक बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं, फुंसी और फोड़े का इलाज समय से हो जाता है, लेकिन पिछले 5 साल में उस फुंसी और फोड़े को गत सरकार ने नासूर बना दिया और नासूर का इलाज करने में समय लगता है, लेकिन हम उसका ऑपरेशन करें, इस नासूर को भी आने वाले 6-8 महीने में पूरी तरह से दुरुस्त करके कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत से मजबूत की ओर ले जाएंगे। और उसके बाद राजस्थान में पिछले 3 महीने में आप कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो घटनाएं वो होती हैं जब दिया बुझता है तो लो एक बार भभका मारती है। वो अपराधी उसी तरह से एक बार अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए अनावश्यक रूप से आम जनता के साथ घोर अन्याय करें, लेकिन 2-3-4-6 महीने बाद आपको राजस्थान में अपराध का ग्राफ बिल्कुल गिरा हुआ नजर आएगा और अपराधी राजस्थान छोड़कर पलायन कर जाएंगे। 2014, 2019 और फिर 2024 हम 2 चुनावों में एक तस्वीर देखते हैं कि नेता व्यक्तिगत हमले बहुत करते हैं। मोदी को लेकर लगातार हमले किए गए, उनको खुद को टारगेट किया गया, कई बार उनके परिवार को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि उनकी माँ तक को लेकर जो अब संसार में नहीं है उन तक हमले किए गए। एक बार फिर उसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं फिर विपक्ष चलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जो बयानबाजी हुई है उसमें मोदी को टारगेट किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं आखिर क्या है ये? देखिए, मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक सुचिता में बहुत गिरावट आई है, और ये गिरावट इसलिए आई है कि बहुत से आधारहीन नेता जिनका कहीं जनाधार नहीं है, उन्हें कुछ पार्टियों ने सर पर बहुत ज्यादा चढ़ा दिया। और वो कई बार ये होता है ना, आदमी जब अनावश्यक अचानक उसको कुछ बहुत ज्यादा मिल जाता है तो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि वो उसमें फिर दिमाग में थोड़ा दूसरा फितूर आ जाता है, तो उसमें वो कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जनता सब समझ रही है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि एक आध चुनाव के बाद राजनीतिक सुचिता वापस आएगी, और जो इस प्रकार के अनर्गल बयान देने वाले नेता हैं उनके लिए राजनीतिक धरातल पर किसी प्रकार की जगह नहीं बचेगी। सब पीएम मोदी ने एक आह्वान किया है कि इस बार बीजेपी 370 पार, यानी 370 के पीछे एक बड़ा मकसद उनका यह है कि एक भावनात्मक अपील कार्यकर्ताओं से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और धारा 370 का सीधा जुड़ाव है। तो एक भावनात्मक अपील भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दक्षिण का हम परिणाम देख लें, कई राज्य अभी भी आपके लिए बड़ी टफ है, तो क्या लगता है पार्टी इस विराट लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? आपसे मैं एक निवेदन कर दूं, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पिछले 10 वर्षों में धीरे धीरे बढ़ा है, और 2024 के चुनावों में दक्षिण भारत में भी आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चौंकाने वाले परिणाम दिखाई देंगे। और हम 370 नहीं, हम 404 पार की बात करने लग गए, और कोई आश्चर्य नहीं कि 404 से भी ज्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। ये थे खर्रा साहब। हमने सुमेंद्र सरोवर से बात की, खर्रा साहब से बात की। उनका कहना है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एक बार फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर ये देश का चुनाव होने जा रहा है और वो जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। और आज चूंकि अमित शाह का यहाँ रोड शो है, लिहाजा तमाम पार्टी कार्यकर्ता पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चलिए।